नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह किसके हैं? वर्णमाला के हैं। वर्णमाला के एमसीक्यू हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। इससे पहले आपके वीडियो में 1 से लेकर 20 तक दूसरी वीडियो है, आप वहां जाकर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। प्रश्न 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसमें जो है अणा है, अंगा है, ठीक है, डा है और आपका ज्ञा है। तो आपका ज्ञा बना रहता है, इसे सही पढ़ते हैं ज्या। ज्या प्लस यहाँ से बनता है आपका ज्या। आपका बी सही आंसर। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा दंत है? टा, ना, दा और टा। तो आपका उच्चारण की दृष्टि से दंत टा है। आपका जो टा वर्ण होता है, टा, ठा, डा, आपका ढा, यह वाला वर्ण आपका दंत कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 23, जिन शब्दों के अंतर में आ आता है उन्हें कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं, अंतस्था कहते हैं या फिर अकारांत कहते हैं। तो जिनके अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, जिनके अंत में ई आती है उन्हें एकारांत कहते हैं। और अनुस्वर अनुस्वर आपका आता है, जो आपकी बिंदी होती है ना, जो अपने ना से एन, एन से बनते हैं अक्षर, वो अनुस्वर कहलाते हैं। लास्ट का जो पंचम अक्षर होता है उसे अनुस्वर कहते हैं। ये आपका अनुस्वर कहलाते हैं। इसके बाद आयोगवाह अंग और ये आपके आहा आयोगवाह कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके जो हैं वो कहलाते हैं या, रा, ला, वा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, छत्र वर्ण किसके योग से बना रहता है? इसे अपन छतरी वाला छा कहते हैं, लेकिन ये काय से बना रहता है? का और सा से, का और चा से, का और छा से और का और सा से। तो ये बनता है का और सा से, कस। इसका सही उच्चारण होता है का, और सा से क्या बनता है आपका? ये वाला। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? देखिए इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? ये कुल पूछ रहे हैं। कुल पूछेंगे तो आपका 13 आएगा, क्योंकि आपका आ, ई और ई, उ और ये आपका ऋषि। फिर ए, आय, ओ, औ। और इस आपके जो दो अक्षर हैं अंग और आह, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो वैसे अगर इसमें कुल लिखा नहीं आता है तो आपका आंसर होगा 11। 11 सही। और कुल लिखा आता है तो अपन ये दो आयोग भाव को जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाते हैं? 13। इसमें पूछ रहे हैं कुल कितने स्वर हैं, स्वर कितने हैं, तो आपके 13 सही आंसर हो जाएगा। अगर कुल नहीं आता है तो कितने होंगे आपके? 11। इस बात का ध्यान रखें, नहीं आपका जो क्वेश्चन आएगा फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए और आपका ज्या। तो ये तो आप सभी को बहुत आसान है, ये स्वर है और ये स्वर नहीं है। देखिए ऐसे भी पेपर आते हैं, बीएड 2004 में आया था। प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग नहीं है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, टा वर्ग नहीं मतलब टा, ठा, डा, आपका इसमें नहीं आता है। तो आपका टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा और लास्ट में आपका अणा आता है। तो ये घा आपके का वर्ग में आता है। किस में आता है? का वर्ग में। तो डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 36 या फिर 33? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 33 ही सही आंसर। प्रश्न 29, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? आ, ई, जा या फिर ढा? तो क्या है? पश्च स्वर आ है, आपका ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आयोगवाह है? आयोगवाह हमने आपको अभी बताया था। आयोगवाह किससे कहते हैं? आपके अंग और आह से आयोगवाह कहते हैं। तो विसर्ग होगा, महा प्राण होगा आपका, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं आ और आ जो है आपके विसर्ग हैं, तो आपके बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। अपन ने अभी पीछे पढ़ा था आयोगवाह इन दोनों सब अक्षरों को कहते हैं। तो ये इसमें विसर्ग लगे रहते हैं तो विसर्ग। महाप्राण, महाप्राण आपका जो वर्णमाला में दूसरा और चौथा होता है उसे महाप्राण कहते हैं। दूसरा चौथा मतलब हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, का, खा, गा, घा और आपका या। मतलब ये पहला, दूसरा वर्णमाला में तीसरा, चौथा और आपका पांचवा, मतलब ये वाली पूरी लाइन आपकी महाप्राण कहलाती है नीचे तक। इसके बाद आपका पहला दूसरा कौन सा कहलाते हैं? आपके अल्प प्राण, इसे कहेंगे अपन अल्प प्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये आपका अल्प महाप्राण में दूसरा तीसरे जो वर्णमाला की दूसरे तीसरे में तीसरे चौथे में होता है। पहला, दूसरा और पांचवा अल्प प्राण, तीसरा और चौथा महाप्राण। संयुक्त व्यंजन हमने अभी देखे थे, जैसे आपके का और
सा से मिलके जो व्यंजन बनता है उस शब्दों को, अक्षरों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 31 है, चा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। दंत होता है, औष्ठ होता है, तालब होता है या फिर बतस्व होता है। तो आपका जो का है, का वर्ण है, का वर्ग के लिए कौन सा होता है? ये कंठ होता है। का के बाद आता है आपका चा वर्ग। चा वर्ग आपका होता है तालब, तालब पे। फिर आपका आता है टा वर्ग। हम बार बार इन्हें पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। तो टा वर्ग आता है आपका मूर्धन। फिर आपका टा के बाद आता है ता वर्ग। ता वर्ग होता है आपका दंत। टा के बाद आपका आता है पा। पा वर्ग होता है आपका औष्ठ। अपन मूर्धन्य को ही बतस्व कहते हैं। तो यह क्या पूछ रहे हैं? चा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये आपकी चा ध्वनि रही। चा ध्वनि का क्या है? तालब है। आपका सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 32, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? हमने बताया था दो अक्षरों के मेल से जो अक्षर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपका ये आपका संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? संयुक्त व्यंजन। तो आपका ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जे भी आपका संयुक्त व्यंजन है, जे संयुक्त व्यंजन है। तो बी सही आंसर। आपका सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। प्रश्न नेक्स्ट है, तालब व्यंजन है। देखिए हमने अभी यार बताया था, जो आपकी चा वर्ग होता है वो होती है तालब। आपका टा वर्ग होता है वो होती है मूर्धा या फिर मूर्धन। आपका पा वर्ग होता है, पा होता है आपका दंत। और आपका टा वर्ग होता है दंत। तो आपका पा वर्ग होता है औष्ठ। पा फा बा बा औष्ठ होता है या फिर इसे औंठ कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं तालब व्यंजन कौन सा है? तो चा छा जा जा आपका तालब व्यंजन है। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 34 देखते हैं, या रा ला वाह किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये किस वर्ग के व्यंजन है? तालब हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तालब के हो नहीं सकते क्योंकि चा वर्ण होता है तालब का, ठीक है। उस इसमें सा और हा आते हैं। औष्ठ वर्ण आपके हमने आपको बताया पा आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं फिर? अंतस्थ व्यंजन होता है। तो आपके या रा ला और वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक का संबंध केवल नाक से है, केवल मुख से है, नाक और मुख दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो अपन अनुनासिक देखते हैं। अनुनासिक यानी कोशिश करें, जो शब्द ना से बनते हैं वो अनुनासिक शब्द होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका या, अणा, ना, ये शब्द क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। इनमें जो ना की बिंदी होती है वो अ, शामिल होती है। या, अणा, ना, तो ये ना की बिंदी होती है। तो अनुनासिक स्वर जिन शब्दों की ध्वनि ऐसे समझ लीजिए कि एन से जो शब्द बनते हैं वो अनुनासिक होते हैं। अब अनुनासिक ध्वनि का जो संबंध है किससे है? अपन है ये मुख और नाक दोनों से है। दोनों से निकलते हैं, केवल मुख से नहीं निकलते, केवल नाक से नहीं निकलते। तो ये सा सही, सी सही आंसर हो जाएगा। नाक और मुख दोनों से निकलते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अब अनुनासिक व्यंजन होते कौन से? तो हमने आपको भी बताया। फिर आंसर देखते हैं, वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ण का तृतीय अक्षर, वर्ण का चतुर्थ अक्षर और वर्ण का पंचम अक्षर। तो हमने आपको बताया जो लास्ट में होते हैं तो इसे वर्ण का पंचम अक्षर कहते हैं। तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अनुनासिक कौन से होते हैं? जो पंचम अक्षर होते हैं, सबसे लास्ट में होते हैं, इन्हें अपन अनुनासिक कहते हैं। और अधिकांशतः ये एन से बनते हैं, ऐसे समझने के लिए। पूरे नहीं बनते लेकिन अधिकांशतः। तो आपका वर्ग का जो प्रथम अक्षर है वो आपका यदि हम देखें तो वो क्या क्या कहलाता है? वो आपका अघोष भी कहलाता है और प्लस अल्प प्राण भी कहलाता है। जो आपका ए वाला है, वर्ण का प्रथमाक्षर आपका अघोष और अल्प प्राण कहलाता है। इसके बाद वर्ग का तृतीय अक्षर हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं एक दूसरे से लिंक को जोड़कर, जिससे आपको और दूसरी चीजें भी याद हो सकें। इसका आपका डी सही आंसर। वर्ग का तृतीय अक्षर क्या कहलाता है? तृतीय अक्षर आपका सघोष कहलाता है और आपका अल्प प्राण होता है, ठीक है। ये सघोष और अल्प प्राण होता है। वर्ग का चतुर्थाक्षर आपका ये सघोष कहलाता है और इसके साथ साथ ही यह महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। तो ये रहे आपके जो आपके वर्णों के लिए प्रथमाक्षर, तृतीय, चतुर्थाक्षर और पंचम अक्षर के बारे में जानकारी। इसका आंसर डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 37, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 11 है या फिर 14 है? तो देखिए हमने आपको बताया था इसमें नहीं लिखा है, कुछ कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब आपकी संख्या 11 है। अगर ये पूछते हैं कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, तो आपकी आ जाएगी 13, क्योंकि इसमें आपका आयोग बहा भी जुड़ जाते हैं, अंग और आहा ऐड हो जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं स्वरों की संख्या 11 सही आंसर। ये पूछेंगे कुल स्वरों की संख्या 13 आंसर, अंग और आहा मिल जाते हैं। आपको यह ध्यान रखना है पेपर में। आगे देखते हैं, कंठोष्ठ ध्वनि का उच्चारण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उच्चारण क्या है? ओ है, जो आपकी ओ आएगा, ए आएगा, का आएगा या फिर आपका ता आएगा। तो आपकी कंठ और ओष्ठ जो ध्वनि है उसका आपका उच्चारण के बारे में पूछ रहे हैं। तो कंठ और ओष्ठ ध्वनि के में क्या आते हैं? आपका ओ आता है,
और अव आता है। ये ऐसा है जो कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलता है, तो इसीलिए आपका क्या सही हो जाएगा, अव। ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 39। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? शब्द, ध्वनि, वाक्य और पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि और पद। पद, वाक्य, ध्वनि और शब्द। ये सरल है, बस आप हल्का सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये बहुत सरल है। ध्वनि, शब्द, पद और आपके वाक्य। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, पहले ध्वनि बनती है, फिर ध्वनि का क्या होता है, ऐसे एक कोष्टक लगाएं यदि हम इसमें, तो वर्ण भी लिख सकता था, ध्वनि के साथ ही वर्ण आ जाता है। ध्वनि के बाद इसे वर्ण भी कहते हैं, वर्ण। वर्ण के बाद फिर आपका क्या बनता है, शब्द। शब्द के बाद आपका बनता है पद। पद के बाद आपका बनता है वाक्य। तो ये आपकी सही हो जाएगी, तो डी सही आंसर हो जाएगा आपका। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की ध्वनि, ध्वनि के साथ वर्ण चलेगा, इसके बाद शब्द, पद और वाक्य। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 40 देखते हैं। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर के उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम यानी जो आपके कंठ से लेके और जो अपन बोलते हैं, इसके लिए सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम यदि हम इसको देखें, सही अनुक्रम है, पहले आपका है कंठ। कंठ क्योंकि ये गले के सबसे लास्ट में होता है। फिर इस कंठ के बाद आते हैं तो आपका होता है तालु। तालु क्योंकि कंठ के बाद आप देखेंगे, हाथ लगाएंगे, कंठ, कंठ के बाद आता है तालु। तालु के बाद आता है मूर्धा, जो आपका जीभ के हिस्से का ऊपर है। इसके बाद आता है आपका दंत। दांत आ जाते हैं। दांत के बाद आपके आ जाती है ओंठ। ये तो आप शारीरिक बनावट के आधार पे हाथ लगा के देखते रहिए। तो पहले क्या आएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, दंत और ओंठ। तो इसमें हम देखते हैं कंठ, तालव यानी तालु, ठीक है ना, मूर्धा, दंत और ओंठ। तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 41 देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला, ठीक है ना, पार्श्विक ध्वनि है। कौन कौन सी ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 42 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? देखिए हमने आपको अभी बताया था, अघोष ध्वनि कौन सी है। देखिए हम यहाँ का समझने की कोशिश करें। वैसे हम ज़्यादा लंबी वीडियो करने के विचार से नहीं है, लेकिन जो मोस्ट मोस्ट चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। अच्छा, हम ये पूरे आपको एक बार बना के सही तरीके से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके बिल्कुल माइंड में छप जाएंगे, बिल्कुल ऐसे पिक्चर के रूप में छप जाएंगे। फिर इसके बाद जब भी आप कभी वो आएगा आपका आंसर, अन्य किसी प्रकार से घुमा के भी पूछेगा, तो फिर आपको ये पूरी याद आएंगे, जो वर्णमाला याद आएंगे। क्योंकि अभी कुछ वर्णमाला आपको लगता है सरल है, लेकिन इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कठिन हो जाते हैं। देखिए यह पूछ रहे हैं अघोष कौन सा है। तो अघोष में आपको सबसे पहले जो पहला होता है वो आपका अघोष होता है। इसके बाद आपका दूसरा अघोष होता है। तीसरा आपका सघोष होता है, ठीक है। फिर चौथा वाला आपका सघोष होता है और पांचवा अपना सघोष होता है। तो अघोष में कौन कौन से आते हैं, पहले और दूसरे का आपका कौन सा होता है, जो वर्णमाला अघोष होता है। वर्णमाला का अक्षर मतलब ये पूरी लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक, ये दोनों अघोष में आएंगी, ठीक है ना। और ये तीनों लाइन है, तीसरी, चौथी और पांचवी, 1 2 3 4 5 ऐसे अगर करते हैं तो तीसरी, चौथी, पांचवी का क्या होता है, सघोष होता है, ठीक है। इसके साथ ही आपके अल्प प्राण और महाप्राण चलते हैं। अल्प प्राण आपका, अल्प प्राण कौन सा होता है, अल्प अल्प प्राण में आपके आते हैं पहला, पहले के बाद आपका आता है तीसरा और पांचवा। महाप्राण में, महाप्राण में आपका आता है दूसरा और चौथा। मतलब ये वाला आपका अल्प प्राण, ये वाला महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो ये पूरे नीचे तक ऐसे चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अघोष कौन सा है, आपका पा। और आपका जो फा है वो अघोष है। इसके आगे सब कौन से होते हैं, सघोष होते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 43। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्द कोश में सबसे अंत में आएगा? हिंदी शब्द कोश में, देखिए जैसे इंग्लिश का शब्द कोश होता है तो उसमें ए बी सी ऐसे करके अपने होता है, ऐसे हिंदी का भी शब्द कोश होता है, सबका शब्द कोश है। तो आपका सबसे जो पूछ रहा है अंत में कौन सा आएगा, तो देखिए का के साथ इसमें रा लगा है, का के साथ ऋषि लगा है, का के साथ आपका ऋषि लगा है, फिर इसके अंत में, लेकिन ये का में कुछ नहीं लगा, तो का के साथ सीधा ला अटैच करेगा, का के बाद फिर ला। ये सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, आपका ए वाला। प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं। निम्नलिखित में विस्तृत स्वर है, ई, ऐ, उ और ओ। तो आपका ओ डी सही आंसर, विस्तृत है। निम्नलिखित में से तालब क्या है? तालब कौन सा है, चा है, ता है, टा है या फिर जा है? तो हमने आपको बताया था तालब ध्वनि कौन सी होती है, तालब आपकी होती है चा वर्ण वाली। कौन सी होती है, छा, छा, छ, जा, झा, ठीक है ना, या छा छा जा जा, या। तो आपकी ये होती है, तो इसमें कौन सा है, चा, ये तालब में आएगा। छा के बाद छा, छा के बाद जा, ठीक है, छा छा जा, झा, तालब, हाँ, सालब का आपका हो जाएगा चा हो जाएगा, ठीक है। और आपका तो इस क्रम में आपका जा हो जाएगा, चा छा जा, दो आ रहे हैं ना, एक ये है वाला, एक यह वाला, ये वाला नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आपका पहला और चौथा सही हो जाएगा। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। हम नौकरी संबंधी भी आपको अपडेट देते रहते हैं। यदि आपको नौकरी संबंधी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।